आज हम 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम उसका दूसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम इस लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन को देखेंगे, फिर उसकी इक्वेशंस को फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद केसी को देखेंगे, और फिर हम जनरल रिएक्शन की वजह से भी लॉ ऑफ मास एक्शन को भी देखेंगे, उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी इक्वेशन, और फिर हम लास्ट में केसी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने सबसे पहले उसकी बेसिक टर्म्स को देखते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक टर्म में हमारे पास जो सबसे पहले आती है वो क्या है? एक्टिव मास, मोलर कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन, तीनों चीज़ें एक ही होती है। ठीक है जी, क्या चीज़ है? एक्टिव मास, मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकता है, या फिर वो अकेला कंसंट्रेशन भी कह सकता है। ये सारी चीज़ें होती क्या है? मिकदार। मतलब कोई भी जो रिएक्टेंट है वो कितने मिकदार में मौजूद है, वो उसका क्या होगा? एक्टिव मास हो सकता है, मोलर कंसंट्रेशन हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है? उसकी खाली कंसंट्रेशन भी वो कह सकता है। और वो जो मिकदार होती है वो एक्टिव मास होता है, उसको हम किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ए रिएक्टेंट है, तो उसको अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में शो कर देंगे तो वो उसकी क्या बन जाएगा? एक्टिव मास बन जाएगा या मोलर कंसंट्रेशन बन जाएगी। और उसका जो यूनिट होता है, क्या चीज़? यूनिट। तो यूनिट उसका होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी, तो इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक और आपको रूल बताना चाहिए, क्या चीज़? कि साइन रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, स्पेसिफाइड सब्सटेंस, मतलब कोई भी रिएक्टेंट है उसका रेट कितना होगा अकेले रिएक्टेंट का। रिएक्शन की, पूरे रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक रिएक्टेंट का जो रेट होगा वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब उसकी मिकदार जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा ही रिएक्ट करेगा। क्लियर हो जाएगी बात? तो उसके बाद आपने देख लेना है कि साइंटिस्ट कौन कौन से थे जिसने ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया था, तो उन साइंटिस्ट के नाम आने चाहिए। देन उसके बाद आपने क्या करना है? डेफिनेशन पे आ जाना है। ठीक है जी, तो डेफिनेशन पे आपने क्या करना है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है, पहले हमने क्या देखा था? ऊपर के जो स्पेसिफाइड सब्सटेंस है उसका हमने रेट देखा था कि वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कि उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन थी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेकिन अब क्या आ गया है? पूरे रिएक्शन का जो रेट है वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उसमें क्या होगा? हमारे पास दो रिएक्टेंट है, हमारे पास कौन कौन से? ए और बी। तो ए और बी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा? ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, दोनों की जो कंसंट्रेशन है उसका जो क्या लेना है? प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है? प्रोडक्ट, यानी हाथ से ज़रब लेना है। ठीक है जी, तो उसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन कर रहे हैं अब हम, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के? जो रिएक्टेंट्स है उनकी मोलर कंसंट्रेशन, और उनका जो है ना वो क्या ले लेना है? प्रोडक्ट ले लेना है। क्लियर हो जाएगी बात? तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा है पिछले लेक्चर में, कि एक तो फॉरवर्ड की तरफ हो रहा होता है, ये फॉरवर्ड की का रिएक्शन है, और एक रिवर्स की सूरत में भी हो रहा होता है। मतलब सी डी मिलकर क्या बना रहे होंगे? ए बी भी मिलकर बना रहे होंगे। ठीक है जी, तो एक रिवर्स में हो रहा होगा। जब फॉरवर्ड में केस में बात करेंगे तो रिएक्टेंट्स ये हैं और मिलकर क्या बना रहे हैं? सी डी बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स ये हैं। ठीक है जी, लेकिन जब रिवर्स के केस में बात करेंगे तो हमारे पास सी प्लस डी जो है ना वो आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे, तो तब ये क्या होंगे? रिएक्टेंट होंगे, और ये क्या होंगे? प्रोडक्ट्स होंगे। क्लियर हो जाएगी बात? तो यहाँ पर अगर हम जनरल मैथमेटिकली इसको हम क्या करें? ड्राइव करते हैं। हम क्या करते हैं? मैथमेटिकली ड्राइव। तो मैथमेटिकली अगर ड्राइव करें तो हमारे पास दो किस्म के हमारे पास फार्मूलाज आ जाएंगे। पहले हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम फाइंड आउट करते हैं। तो रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो किस चीज़ के इक्वल होगा? ठीक है जी, तो वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन में तो यही रिएक्टेंट्स है, इनकी ही मोलर कंसंट्रेशन लेनी है आपने, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन हमने लेनी है, और उसका जो होगा प्रोडक्ट उसके इक्वल होगा। क्या चीज़? उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, मतलब उसकी रफ्तार कितनी है। ठीक है जी, रेट का मतलब क्या होता है? रफ्तार। और अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है आर एफ से शो कर दिया है, तो वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? के एफ इंटू
ए इंटू बी आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम शो करवा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो आगे हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के होगा। अगर हम इधर भी रिएक्शन लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए पीछे वाले पेज के, तो ए प्लस बी जो है ना वो क्या बना रहा है हमारे पास, सी प्लस डी बना रहे हैं। अब रिवर्स के केस में ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर क्या बना रही होंगी, पीछे ये बना रही होंगी, ए और बी बना रहे होंगे। अब इस केस में हमारे पास रिएक्टेंट ये हैं, सी और डी है हमारे पास, ठीक है जी। तो अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन, मतलब रिवर्स केस में ये रिएक्टेंट्स है तो इनकी कंसंट्रेशन और इनका हासिल ज़रब यानी प्रोडक्ट ले लेना, ठीक है जी। जब प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो आर आर जो है ना रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को आर आर से शो कर दिया है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़, के आर, तो रिवर्स का कांस्टेंट आ गया, सी और डी की कंसंट्रेशन उसका क्या ले लिया हमने, प्रोडक्ट ले लिया। क्लियर हो जाएगी बात। तो हम एक और चीज़ की बात करते हैं, क्या चीज़, एट इक्विलिब्रियम। किस चीज़ की बात करते हैं, एट इक्विलिब्रियम। जब एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। क्लियर हो जाएगी बात। ये वैसे ही समझाने के लिए आपको लिखा था। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस चीज़ के इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने पीछे क्या डिस्कस किया है, क्या आता है वो, के एफ ए इंटू बी की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन, और जो आर आर मतलब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो किस चीज़ के इक्वल आता है, के आर सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन। क्लियर हो जाएगी बात। अब यहाँ पर हमने करना क्या है कि के आर को हम इधर नीचे ले जाएंगे और ए और बी की कंसंट्रेशन को हम सी डी के नीचे ले जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम करें तो के एफ बटा क्या आ जाएगा हमारे पास, के आर आ जाएगा, और इसको हम इधर नीचे ले जाएं तो सी की कंसंट्रेशन इंटू डी की कंसंट्रेशन, और ओवर में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा क्या चीज़ हमारे पास, ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन। क्लियर हो जाएगी बात। और ये जो के एफ ओवर के आर जो होता है हमारे पास, के एफ ओवर के आर, ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। तो हम के सी को हम किस तरह लिख सकते हैं, सी की कंसंट्रेशन ओवर डी की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम केसी की जो इक्वेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगला पार्ट जो हमने देखना है वो क्या है कि लॉ ऑफ मास एक्शन जनरल रिएक्शन की मदद से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम इसको बाद में देखते हैं अगली वीडियो में, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।